जी अस्सलाम वालेकुम students. Today's your topic is Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. आपके कुछ पार्टिसिपेंट्स आ जाए तो उसको हम लोग पढ़ते हैं. अच्छा, आप में से कोई ऐसा फेलो जिसका आपको पता हो कि उसने लैब टेस्ट दिया है और उसका लैब टेस्ट क्लियर हुआ है? किसी को पता है? वो 3-4 आपके फेलोज थे जिन्होंने लैब टेस्ट दिया था. है कोई आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन किसी का क्लियर हुआ? नो सर, किसी का भी नहीं क्लियर। उसके बाद तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। किसी का कोई क्लियर नहीं हुआ? सर किसी सर आज पता करूंगा मैं जो नंबर है। जी स्टूडेंट्स, तो टॉपिक है जी हमारा द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन. ये आपको नोट्स मैंने कुछ सेंड किए, पेजेस है 5-6, उनको ज़रा ओपन कीजिएगा, देखिएगा, कॉपी पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लीजिए. थोड़ा सा ये भी इसकी कोई जो पॉइंट्स हैं या कोई आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसको आप ज़ुबानी सुनने के बजाय नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको जो है वो भूले नहीं. तो कॉपी पेंसिल लास्ट में अपने हाथ में रखें. विदाउट कॉपी पेंसिल बैठने का कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे. एक अलग से पेज लें, उसके ऊपर ये हेडिंग दें इस टॉपिक की. उसके बाद उसकी फिर जो इन्फॉर्मेशन अगर कोई मैं आपको बताता हूँ तो वो उसको नोट डाउन करते जाएं. क्योंकि अब आपके पास अगर प्रिंट फॉर्म में नहीं है, आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में है, तो इससे फिर आपको एक पेज अलग से रखना पड़ेगा. अगर आपके पास हार्ड कॉपी में होते या किसी ने प्रिंट ले लिए तो अच्छी बात है. अगर प्रिंट नहीं है तो फिर आपको एक पेज रखना पड़ेगा. अदरवाइज आप उसके ऊपर भी लिख सकते थे अगर आपके पास हार्ड कॉपी होती. फिलहाल आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी, मुझे पता है आप सबके पास, किसी ने भी ये तकलीफ नहीं की होगी इसको प्रिंट करने की. तो इसलिए आज ही आपको मिले होंगे, अभी मिले, क्योंकि इसका कुछ प्रॉब्लम था शायद. पिक्चर्स के हवाले से मुझे ठीक थी, लेकिन आप सेंड करने में फैज़ान को थोड़ा सा वो इशू आ रहा था कि क्लियर नहीं थी कुछ पेजेस. तो बहरहाल मैंने दोबारा उसको 2 दफ़ा रीसेंड किया तो अब ठीक हो गए. आपके आपके पास होंगे, निकाल लीजिए उन पेजेस को. मैं उसको रीड आउट कर रहा हूँ.
द डिक्लेरेशन वाज ड्राफ्टेड बाय, होपफुली आपको मिल गया होगा, मुझे 6-7 पेजेस है उसमें। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस डॉक्यूमेंट का। ये जो डिक्लेरेशन थी, ये जो एग्रीमेंट, ये मुआहदा था, ये क्या था। एक सेकंड में भी पेज निकाल लूँ जरा। जी, the declaration was drafted by the MACS and the Marquis de Lafayette in consultation with Thomas Jefferson, influenced by the doctrine of natural right. The right of men are held to be universal, valid at all time and every place, in every place. Pertaining to human nature itself, it became the basis for a nation of three individuals protected equally by the law. It is included in beginning of the constitution of both the Fourth French Republic in 1946 and Fifth Republic in 1958, and it's still current, inspired by Enlightenment philosopher. The Declaration were a core statement of the values of French Revolution and had a major impact on the development of popular conception of individual liberty and democracy in Europe and worldwide. जी लेट कमर्स आप भी आ जाओ। अच्छा जी, अब वो जी पेज वही जो आपको इस पेजेस मैंने सेंड किए बेटा, वो पेजेस निकालने अभी आपको फैजान ने सेंड किए होंगे, वही पेजेस हम लोग पढ़ रहे हैं। 6-7 पेजेस है, 4-5 पेजेस है, वो निकाल लीजिए हरी अब, जो न्यू कमर है। अच्छा, जो कहते हैं जो एलामिया था, ये जो डिक्लेरेशन था, ये जो आपके लिए एग्रीमेंट मुआहदा था, जो डिक्लेरेशन थी ह्यूमन राइट्स के वाले से, मैन एंड ह्यूमन राइट्स, वो कहता है कि जी MACS। अच्छा, अब ये जो नेम लिखे हैं, मैं इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये एबे और ये लेफियट और ये थॉमस जेफरसन, ये कौन थे, इनका क्या रोल था और इनका नाम क्यों जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया इस डॉक्यूमेंट के हवाले से, इस डॉक्यूमेंट के साथ इनका नाम क्यों जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जी जो इसको ड्राफ्ट किया, इसको बनाया, इसको तरतीब दिया, उसमें जी सबसे पहले वो कह रहे हैं एबे। अच्छा, एबे ये एक स्कॉलर था। बेसिकली देखिए, ये फ्रेंच रोमन कैथोलिक था, ठीक है, ये रोमन कैथोलिक था, इसको ये लिखते हैं साथ साथ, ये इन्फॉर्मेशन आपकी उसकी नोट्स के अंदर, ये पेजेस के अंदर नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये ही वॉज अ रोमन कैथोलिक, और ये पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी था, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी था, जो एबे ये जो था, ठीक है। और इसके बाद आगे है आपका, वो बात करते हैं जी मार्क्यूस ये लेफिएट। अच्छा, लेफिएट जो था, ये मिलिट्री ऑफिसर था अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉर के अंदर, ये मिलिट्री ऑफिसर था एक, इसका भी बड़ा रोल था, बड़ा ही एक्टिव जो था ये पर्सन था। तो ये दो लोग, और तीसरा कंसल्टेशन किसके साथ बात कर रहे हैं जी, थॉमस जेफरसन। अब थॉमस जेफरसन कौन थे? थॉमस जेफरसन जो थे वो आपके जो डिप्लोमेट भी थे, थॉमस जेफरसन। और थॉमस जेफरसन जो था वो डिप्लोमेट भी था, लॉयर भी था, और ये फिलोसफर भी था। फिर आप कह लें कि ये अमेरिका का जो था, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहा लेट 70s के अंदर, ये जो था अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भी था थॉमस जेफरसन। अब ये तीन लोगों के इस पे नाम थे, तीनों को मैं बता रहा हूँ। एक क्या क्या एबे कह रहा है, वो उनके उन्होंने ड्राफ्ट किया साथ लेफिएट के साथ, और कंसल्टेशन किसके साथ थी, थॉमस जेफरसन के साथ। थॉमस जेफरसन कौन था? ये डिप्लोमेट भी था, लॉयर भी था, ये आपका जो है वो कह लें कि मिलिट्री ऑफिसर भी था।
उसकी सॉरी मिलिट्री ऑफिसर नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट था। मिलिट्री ऑफिसर आपका कौन था? लेफिएट था, ठीक है। और आपका लॉयर फिलोसफर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस लेट 70s के अंदर, ठीक है। और इसमें बात की गई है कि एक आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की गई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स जो था वो आया आपका, अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखें तो तकरीबन 10 साल का एक इनकलाब था जो 1789 से 1799 तक जो था इसका टेन्योर था। और इसमें आप देखें कि बेसिकली ये अब रेवोल्यूशन था क्या, क्योंकि इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की बहुत ज्यादा जिक्र है बार बार, इसलिए पहले आपको मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता दूं कि ये क्या था, ठीक है। ये क्यों आया, इसकी रीजंस क्या थी जिसकी वजह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसमें बार बार जिक्र है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, थोड़ा सा सुन लें कॉन्सेप्ट। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली जो था आप देखें कि सोशल और इकोनॉमिक अनरेस्ट था, यानी कि सोशली और इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे, मुआशी लिहाज से, समाजी लिहाज से, तमाम जो चीज़ें थी वो बिल्कुल तरतीब से नहीं थी। एक तो ये रीज़न बनी इस रेवोल्यूशन की, इस इनकलाब की। देखिए कोई भी इनकलाब आता है, कोई भी रेवोल्यूशन आता है, वो वन नाइट नहीं आता। आप ये नहीं कह सकते जो था ये रात को डिसाइड हुआ सुबह रेवोल्यूशन आ जाएगा। ये रेवोल्यूशन जब भी कोई इनकलाब आता है, इसके पीछे कोई रीजंस होती है, इसके पीछे कोई एक बैक हिस्ट्री होती है जिसकी बेस के ऊपर रेवोल्यूशन आता है, और ये रातों रात होने वाला काम नहीं है। देखिए अब जैसे वो बात कर रहा है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की, अभी वो कह रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक अनरेस्ट था, यानी कि इंस्टेबिलिटी थी। इसी तरह अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बरे सगीर की एग्जांपल ले लें सब कॉन्टिनेंट की, कि यहाँ पाकिस्तान 1947 में जो डिवीजन हुई है, पार्टीशन हुई है एक तरफ सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया और पाकिस्तान की, ये कोई 1-2 साल की जद्दोजहद नहीं थी, या कोई रातों रात रेवोल्यूशन ही आ गया कि 1947 के शुरू में जनवरी में कायदे आजम ने कोई तहरीक चलाई और वो अगस्त में आज़ाद हो गए। आप देखते हैं ये 1857 से 1857 की जो जंग आज़ादी है, 1857 जो वॉर है, उसमें ही उस उधर से ही बुनियाद पड़ गई थी डिवीजन की। और ये रिवोल्ट भी एक आया था, वो रिवोल्ट भी इसी वजह से था, जो 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें भी सोशल इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम थे और मुसलमानों के साथ जो सलूक था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके खिलाफ जो था वो रिवोल्ट था, उसके अंदर हिंदू भी शामिल थे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी कुछ बिहाइंड रीजंस थी जिसकी बेस पे फ्रेंच रेवोल्यूशन है। उसमें सबसे पहले उसने बताया इकोनॉमिक और सोशल अनरेस्ट, उसके बाद देखिए पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी वैसे वैसे मुल्क के अंदर जो था वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जिसको कहते हैं, वो भी जो है वो उजागर हो रही थी, वो भी हो रही थी। उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे थे। देखिए जब मुआशरे के अंदर सोशली अनरेस्ट हो, पॉलिटिकली अनरेस्ट हो, उसके बाद इकोनॉमिकली अनरेस्ट हो, फिर साथ साथ आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के पास जो फैसिलिटीज है आपके पास वो ना हो, बेरोजगारी बढ़े, तो ये बेसिक रीजन बनती है। जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उस वक्त का जो दौर था, उसके खिलाफ एक रेवोल्यूशन आया, एक इनकलाब लाया गया जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा गया। और ये तहरीक में फ्रेंच रेवोल्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बड़ा नाम है इसको, ठीक है ना। अब ये बेसिक रीजन थी बेटा बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन को पता चल गया कि कब से कब तक था, 1789 से 1799 तक आया, 10 साल का इसका टेन्योर था तकरीबन। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक अनरेस्ट था, फिर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हुई, और ये तमाम ही जो मसाइल थे इसकी वजह से एक रेवोल्यूशन आया, इनकलाब आया, जिसको आप फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं ये जो डॉक्यूमेंट था बेसिकली क्या था, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट थे नेचुरल राइट्स के हवाले से। उसने कहा ये यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट, उसने कहा राइट्स ऑफ मैन आर हेल्ड टू बी यूनिवर्सल। अब इसमें बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, इसमें बात कर रहा है लिबर्टी की। अब वो कहते हैं कोई भी इंसान जो है उसके जो राइट्स हैं वो एक से दूसरे इंसान से मुख्तलिफ नहीं होंगे। जैसा कि अब डिवीजन ऑफ क्लासेस की जो बात होती है कि अगर अपर क्लास के लिए और राइट्स एंड रूल्स रेगुलेशन, मिडिल क्लास के लिए और पुअर क्लास के लिए कुछ और, यानी कि डिवीजन ऑफ जो राइट्स हैं, जो आपकी एक आप कह लें कि
जरूरत है इंसान की वो बराबर होगी। ये नहीं होगा कि कोई अमीर है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन, और जैसे आप पाकिस्तान के अंदर देखते हैं और चंद एक ममालिक में देखते हैं कि जो रिच तबका है उसके लिए अदालतों से भी आपको जो है वो रिलीफ मिल जाते हैं, आपको जो है लोन भी मिल जाते हैं, आपके लिए फैसिलिटीज भी हैं। आप जो है अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके, या आपका कोई वैसे पॉलिटिकली आप किसी प्रेशर है तो आप अपनी मर्जी से जो है वो जो भी एक्टिविटीज करवाना चाहे करवा सकते हैं। तो कहने का यहाँ पे मकसद ये है, वो कहता है ये लॉ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होता है यकसा एक जैसा, जो यानी कि किसी के लिए कुछ और जो कि खत्म नहीं होता। लाइक ये नहीं आप कह सकते कि आज ये लॉ मेरे लिए ये लॉ ऐसे होना चाहिए, किसी दूसरे के लिए लॉ ऐसे होना चाहिए। तो ये लॉ क्या होगा जी आपका, यूनिवर्सल होगा। ठीक है जी। और दूसरा वो इसमें बात करते हैं जी नेचुरल राइट्स के हवाले से। अब नेचुरल जो राइट्स हैं वो आपके नेचुरल राइट्स कौन से होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, यानी कि आपकी जो बुनियादी राइट्स होते हैं, जो आपके सोशल इश्यूज होते हैं। लाइक देखें आप एक एक इंसान है, एक वो मुआशरे के अंदर रह रहा है, उसकी कुछ आपकी फंडामेंटल राइट्स है, जैसे अब हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये आपके आपकी जो बेसिक राइट्स है। आप इन बेसिक राइट्स को जो है, चाहे आप गरीब हैं चाहे आप अमीर हैं, आप ये तमाम ये राइट्स आपका हक है। तो कहते हैं कि ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो अलामिया है, ये जो एक डिक्लेरेशन होता है, क्योंकि ये ड्राफ्ट किया जो ये एक एग्रीमेंट, ये मुआहदा जो भी था, ये बेसिकली कहता है कि तमाम लोगों के लिए यूनिवर्सल होना चाहिए। तमाम लोग जो है वो इक्वली लॉ के ताबे हैं, बराबर हैं, कोई बंदा जो है वो लॉ से आगे नहीं है। तमाम लोग जो है लॉ को ओबे करेंगे। अब इसमें ये चार पांच जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो कर रहा था, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, वो कह रहा है कि इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। देखिए ये जो डिक्लेरेशन था, ये जो ये जो ड्राफ्ट किया स्पेशली ह्यूमन राइट्स मेन के हवाले से, ये वो कहता है इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है। अब इंडिविजुअल लिबर्टी बच्चों क्या होता है, इंडिविजुअल लिबर्टी से मुराद आपकी इनफरादी आपकी आज़ादी। आपके पास ये इख्तियार है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जो है वो उसको जगह को चूज कर सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, आप एजुकेशन कौन सी हासिल करना चाहते हैं, आपका ये बुनियादी राइट है, आपका घर होना चाहिए। यानी कि तमाम ये जो बेसिक फैसिलिटी जो एक इनफरादी इंसान को होनी चाहिए इंडिविजुअली, वो आपके पास वो आपको मिलनी चाहिए। इंडिविजुअल लिबर्टी में यही वो बात करता है कि इंसान के पास जो है वो किसी किसी किस्म का स्टेट का या किसी किस्म का कोई और प्रेशर उसके ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजार सके। ठीक है। ये अच्छा डेमोक्रेसी, और ये कहते हैं ये जो डिक्लेरेशन था, इसने डेमोक्रेसी को भी प्रमोट किया आपकी यूरोप के अंदर और वर्ल्ड वाइड आपकी दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स थे उसके अंदर या दूसरी दुनिया के अंदर। और ये देखिए डेमोक्रेसी क्या कहती है, मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ाया था कि डेमोक्रेसी क्या कहता है। डेमोक्रेसी कहता है कि आप तमाम लोग जो है वो इक्वल होंगे, तमाम लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, आपके पास हक के राय इस्तेमाल करने की राइट है, आप किसी बात पे जो है वो स्टैंड ले सकते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम लोगों ने इसमें ये चीज़ें डिस्कस की थी ना, डेमोक्रेसी में जमहूरियत जिसको बोलते हैं, कि तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। देखिए आज से पहले ये इससे पहले जो आप कह लें कि डिक्टेटरशिप में ये चीज़ देखी जाती है कि अगर किसी का राइट मजरू हो रहा है, किसी को कोई नुकसान हो रहा है, तो डजेंट मैटर। ठीक है ना, कोई उसको पूछने वाला नहीं। डिक्टेटरशिप के अंदर या ऑटोक्रेसी के अंदर आप देखते हैं कि वहां पे कोई इंडिविजुअल राइट्स को खातर ख्वाह जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, उसको इम्पोर्टेंस उसको उसको आप कह लें कि अच्छी तरीके से मद्देनजर नहीं रखा जाता था। जो फंडामेंटल बुनियादी आपकी राइट्स थी वो नहीं आपको दिए जाते थे। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपके पास राइट होता है कि आप आवाज़ अपनी उठा सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, आप अपना केस है किसी भी फोरम पे लड़ सकते हैं, आप अपने राइट्स के लिए अपने हकूक़ के लिए बात कर सकते हैं। तो यही कहता है कि ये जो चार्टर था, ये जो डिक्लेरेशन था, ये बेसिकली आपका एक बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट था, और इस चीज ने जो है एक इंडिविजुअल लिबर्टी को और दूसरा डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। डेमोक्रेसी को और लिबर्टी को इसने एक नई शक्ल दी।
ठीक है बच्चों, ये इस पैराग्राफ के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट जो कह लो को क्रस था सारा, मैंने आपको बड़ी डिटेल में और बड़े आराम से समझाया। अगर तो आपने नोट डाउन किया होगा तो आपको समझ आ जाएगी, अगर आपने सिर्फ सुना है तो इंशाल्लाह ये जो है होपफुली आप जल्दी भूल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है जुबानी चीज़ें हम जैसों को याद नहीं रहती, तो आप लोगों को भी भूल जाएंगी। अगर तो आप लोगों ने लिखा है तो गुड है, अदरवाइज फायदा कोई नहीं इसका। तो इसमें अब आपकी चार पांच चीजें क्लियर हुई बच्चों। एक आपको पता चला फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था आपने ये पता चला, क्यों आया फ्रेंच रेवोल्यूशन, कब आया और क्यों आया ये आपको पता चला। उसके बाद आपको इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में पता चला, आपको डेमोक्रेसी कैसे ये डिक्लेरेशन के हवाले से इसका ताल्लुक पता चला। फिर मैंने आपको नेचुरल राइट्स के बारे में बताया। फिर इसमें आप लोगों ने डिस्कस किया ये जो थॉमस जेफरसन कौन था, ये लेफिएट कौन था, एबे कौन था, ये आपको इस हवाले से आपको ही पता चली तमाम चीजें जो मैंने आपको डिस्कस की। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं जी। अच्छा, the content of the documents emerged largely from the ideas of the Enlightenment. The principal drafts were prepared by Lafayette, working at time with his close friend Thomas Jefferson in August 1789. Honor Mirabeau played a central role in conceptualizing and drafting the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. अच्छा जी, the last article of the Declaration of the Rights of Man and Citizen was adopted on the 26 August 1789 by the National Constituent Assembly during the period of French Revolution as a first step towards writing a constitution for France inspired by Enlightenment. The original version of the declaration was discussed by representative of the basic of 24 articles. जी अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में वही बात कर रहे हैं कि कहता है जो डॉक्यूमेंट था बड़ा आइडियल था, और इसकी रोशनी में एक कुछ असूल जाविये जो थे वो तैयार किए गए, जो कि लेफिएट और थॉमस जेफरसन के साथ कंसल्ट करके बड़े क्लोज फ्रेंड थे दोनों, जिसका मैंने आपको ऊपर जिक्र भी किया। उसके तहत कहता है इसको जो है वो ड्राफ्ट किया गया। और ये होनोर मेरा बॉय की बात करते हैं, ये जो थे बेसिकली जो है ये लीडर थे, लीडर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बिल्कुल हाँ, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर एक बड़े अहम लीडर के तौर पे सामने थे, जैसे एक डोमिनेंट इंसान होता है जो इस तहरीक को जब ये स्टार्ट हुई थी तहरीक, शुरू शुरू की बात कर रहा हूँ, जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की तहरीक स्टार्ट हुई थी उसके अंदर ये जो स्कॉलर था, ये जो पर्सन था, ये बड़ा डोमिनेंट था, लीड कर रहा था बेसिकली इस रेवोल्यूशन को। तो कहता है उसके साथ मिल के, और उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया इसकी, स्पेशली जो राइट है, ये जो मैं डिक्लेरेशन जो था इसको कॉन्सेप्ट को इसको ड्राफ्ट करने में। और कहता है लास्ट टाइम ये आप देखते हैं ये जो ये आर्टिकल था, ये जो इसको अडॉप्ट किया किसने जी, नेशनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो आपकी दस्तूर साज असम्बली है, आयन असम्बली है, उसने इसको कहता है अडॉप्ट किया। और ये कहता बुनियाद बनी, रीजन बनी आपकी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस की। देखिए ये कहता है कि एक फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। अब इसमें बात क्या कर रहा है, देखिए आपकी कंट्री के ब्रिटेन ऐसा कंट्री है सूरज जिसका कोई रिटन आइन नहीं है, ठीक है ना। बाकी तमाम बहुत एक दो और भी है, लेकिन जो डोमिनेंट स्टेट्स में से जिनका दुनिया के ऊपर आप कह लें कि डेवलप स्टेट है और बड़ा असर उसरुख है, उसमें एक बहुत ब्रिटेन है जिसका जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, जो कि जिसका तहरीरी आइन नहीं है। जैसे आपका तहरीरी आइन है कुछ दफात पे मुश्तमिल होता है, हर अमेरिका का और रशिया डोमिनेंट स्टेट है उनका तहरीरी आइन है। तो ब्रिटेन का जो है वो तहरी आइन जो है वो तहरीरी आइनी रिटन नहीं है। तो ये कह रहा है ये जो डॉक्यूमेंट था, डेक्लेरेशन थी, ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। Independence and 1789 United States Bill of Rights inspired in large part of 1948 United Nation Universal Declaration of Human Rights। जी, वो कहता है कि इंडिपेंडेंस
ये आगे मैं पढ़ूंगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी अमेरिका की, उस हवाले से वो डिस्कस कर रहे हैं वो कब हुई। उसके अंदर वो कहते हैं कि बड़ी अहम किरदार अदा किया और इससे बड़ा इंस्पायर थे, स्पेशली 1948 में यूनाइटेड नेशन जो थी उन्होंने भी ये जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से इसके जो क्लॉसेस थे इस चार्टर के उसको ऐड किया अपनी ह्यूमन राइट्स की जो उनके क्लॉज चार्टर थे आर्टिकल उसके अंदर। तो अभी आपको मैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है यूनाइटेड स्टेट की उसके हवाले से आगे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा तो आपको उसमें समझ आएगी। अच्छा ये हिस्ट्री में दोबारा इसको मैं रिपीट करूँ क्या तेज तेज पढ़ो। नेक्स्ट विद द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इमर्ज लार्जली फ्रॉम द आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट द प्रिंसिपल ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय लेफ्टिनेंट वर्किंग एट द टाइम हिज क्लोज फ्रेंड थॉमस जेफरसन in August 1789. Hodor played a central role in conceptualizing and drafting the Declaration of the Rights of Man and Citizen. The last article of the Declaration of Rights of Man and Citizen was adopted by 1789 by the National Constitutional Assembly during the French Revolution. Was first step towards the writing constitution inspired by the Enlightenment. अच्छा जी ये आगे से the original version of declaration was discussed by the representative of the basis of 24 article drafted proposed by the sixth bureau Jerome Champion. The draft was modified during the debates. A second and lengthier declaration, known as Declaration of Rights of Man Citizen of 1793, was written by 1793 but never formally adopted. The concept in the declaration come from philosophical and political duties of alignment such as individualism and social contract are theories by the Genevan philosopher Rousseau and the separation of power by Montesquieu and can be seen in the text. The French Declaration was heavily influenced by the political philosophy, enlightenment, and principle of human rights. Was U.S. Declaration of Independence, which proceeded in 4th 1776. अच्छा जी एक तो सबसे पहले इसमें यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के वाले से बात कर रहा है, फिर इसमें इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब क्या थी? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में रात के देखिए आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि आपको पता है कि अमेरिका जो था ये भी जो है वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। ब्रिटेन से आज़ाद हुआ अमेरिका और ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी जिसके लिए फाइट कर रहा था अमेरिका। और अमेरिका फाइट क्या करता? सॉवरन स्टेट के हवाले से। सॉवरन अपनी जो 13 जो कॉलोनीज थी उसकी हैसियत को खुद मुख्तार बनाना चाहता था, जिसके लिए उसकी जो थी वो आप कह लें कि फाइट थी अगेंस्ट ब्रिटेन। और इसके बाद अब देखते हैं कि ये जो राइट था, ये जो चार्टर था, ये भी सॉवरेनिटी की बात करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, राइट्स की बात करता था। तो ये इस जो डिक्लेरेशन था इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया जो यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। अब यूएस जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो आपने डेट इधर पढ़ी, आपको डेट जो है इधर मेंशन थी, लेकिन उसके बारे में मैंने आपको जो बताया कि बेसिकली क्या था इसमें 13 कॉलोनीज थी जो ब्रिटेन की सॉरी यूएस की, जो कि ब्रिटेन के अंडर थी। तो बेसिकली उन 13 कॉलोनीज को एज ए सॉवरन स्टेट कंसीडर करने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटेन के अगेंस्ट जो था वो ये फाइट थी। 1776 की बात करते हैं, ये जो डिक्लेरेशन था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, ये प्रोसीड किया गया इसको। और इसमें देखिए इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। इंडिविजुअलिज्म जो मैंने आपको भी बताया देखिए कि इनफरादियत की बात करते हैं। एक देखिए कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज़ अगर आप ओन करते हैं, आपके पास उसका राइट है, आप उससे कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो वो आपका होगा। अगर आपके पास ये राइट है कि आपका एक अपना ज़ाती घर होना चाहिए, इसमें आपकी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट या स्टेट की मोनोपली या स्टेट की जो आप कह लें कि एक किस्म की उसमें असर सुरुख नहीं होना चाहिए। तो ये बात कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट अभी जो है ये मुझे टाइम शो हो रहा है 5 मिनट लेफ्ट। तो इसकी जो और थोड़ी सी डिटेल है आराम से तसल्ली से मैं बताऊंगा, वो नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे। और बहुत ज़्यादा कोई इसमें हैवी बातें नहीं है, लेकिन कुछ एक चंद एक बातें हैं जो कि इसमें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये आपका जो ये जो डिक्लेरेशन वाला ये जो
छोटा सा एक टॉपिक है, ये तकरीबन वाइंड अप हो जाएगा। और इसके हवाले से मैंने आपको एक और जो है वो पेजेस भी सेंड किए हैं, वो 50-60 पेजेस है। उसमें शुरू वाले 10-15-20 पेजेस तो यही है जो हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है राइट्स के हवाले से। अगर कोई स्टूडेंट्स उसको पढ़ना चाहता है तो उसको भी पढ़ ले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल के हवाले से उसको स्टडी कर ले। और उसमें कुछ समझ नहीं आता तो वो मुझसे पूछ सकता है। हमारा मैं देखूंगा अभी अगर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाना हुआ तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। वो जो पेजेस सेंड किए हैं उसमें कौन कौन से पेजेस पढ़ाने हैं वो मैं देख के चूज करूंगा, तो फिर आपको कल उसमें उसके बारे में भी जो है वो गाइड कर दूंगा। अच्छा, आप जो है वो फैजान स्क्रीनशॉट ले भाई। बेटा मैंने कर दिया है, आपको शायद पता नहीं चला, कल मैंने किया है फैजान। आ, फैजान गुराया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है या नहीं लिया मुझे बताए। अच्छा सेंड कर दिया, चले गुड, शाबाश। अब मैं आपको एक दफ़ा अटेंडेंस आपकी रिकॉल कर देता हूँ। मोहम्मद हैदर, फैजान गुराया, हसनैन बट, वाइजा अरशद, ओवैस, मोहम्मद हैदर, फैजान अरशद, चौधरी। चौधरी उमर, आप लास्ट टाइम से आया करें, लिया करें। चौधरी उमर, ये चौधरी लिखा है ना CH आपने। अच्छा जी। नाम जो आपका पूरा ना वो कोशिश किया करें इसमें एडिट कर ले, क्योंकि फिर जब अटेंडेंस लगानी होती है फिर वो, अगर आप जैसे उमर नाम 3-4 नाम है तो वो समझ नहीं आता कौन से वाला उमर प्रेजेंट था। तो इसलिए अपने नाम जो आपका पूरा है उसको लिखा करें, ताकि जो है वो अटेंडेंस में भी आसानी रहती है फिर। महमूद अहमद, तलहा, काशिफ और हैदर आफ्ताब। हमजा, चले मैं आपको नंबर नहीं पता, मैं खुद से देख लेता हूँ आपका क्या अटेंडेंस लगा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल जो है वो बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे क्या करना है, इसको इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। और कोई बात है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज अपना ख्याल रखिएगा। ओके, क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट में करूँगा फिर।